सो क्लम्प इन किस तरह से है, CLUMPIN इन। सी से आपने इन तीनों के नाम याद रखने हैं, कोराइनिबैक्टीरियम, कंपाइलोबैक्टर, क्लेमीडिया और क्लेमीडियोफिला नमूनी, ठीक है। एल से लिजनला, यू से यूरिया प्लाज्मा, ठीक है। एम से माइकोप्लाज्मा एंड माइकोबैक्टीरियम एंड मोरिक्सेला, ये 3 है एम से। पी से है स्ट्रेप नमूनी एंड स्ट्रेप पायोजेनिस, ठीक है, नमूनी और पायोजेनोस। और आई से इन्फ्लुएंजा एंड एन से नेजेरिया गोनोरी, ठीक है। सो इसमें सारे तो नहीं कवर होते बट मोस्ट ऑफ देम विल बी कवर्ड, तो कुछ ना बताने से तो बेहतर है ना कि आप ये सारा बता दें, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास है जी, द ड्रग इज ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी एंड बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकाई। एजिथ्रोमाइसिन हैज अ सिमिलर स्पेक्ट्रम but is more active against influenza, moraxella and neisseria. Because of its long half-life, a single dose of azithromycin is effective in the treatment of urogenital infections caused by Chlamydia trachomatis. And a 4-day course of treatment has been effective in community-acquired pneumonia. तो Chlamydia trachomatis में ना one of the drugs of choice for us is azithromycin along with doxycycline. क्लिथ्रोमाइसिन हैज ऑलमोस्ट द सेम स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी एंड क्लिनिकल यूजेस एज एरिथ्रोमाइसिन। अच्छा, ये जो मैंने क्लम्पिन बताया ना, ये ओवरऑल मैक्रोलाइड्स का है। इंडिविजुअल आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इंडिविजुअल आपने ना ड्रग ऑफ चॉइस याद करनी है, ठीक है। बाकी आप ये ओवरऑल याद रख लें। द ड्रग इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स एंड एज अ कंपोनेंट ऑफ ड्रग रेजिमेंट्स फॉर अल्सर्स कॉज्ड बाय एच पाइलोराई। उसके अलावा एक और ड्रग है फिडाक्सोमाइसिन। इट इज अ नैरो स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, और ये पर्टिकुलरली ग्राम पॉजिटिव एरोब्स और एनारोब्स के अगेंस्ट एक्टिव है। ओरली दी जाती है, अगर ओरली दी जाए तो इट इज सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इज मिनिमल। फिडाक्सोमाइसिन हैज प्रूव टू बी एज इफेक्टिव एज वेंकोमाइसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। अगर किसी पेशेंट में कोई ऐसी रीज़न है कि आप वेंकोमाइसिन नहीं दे सकते, तो फिर आप सेकेंड ड्रग जो देंगे वो फिडाक्सोमाइसिन होगी, ये भी याद रखनी है। तो सी डिफिसिल की ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वेंकोमाइसिन, और इसके अलावा अल्टरनेटिव ड्रग्स क्या हैं, मेट्रोनिडाजोल एंड फिडाक्सोमाइसिन विद अ लोअर रिलैप्स रेट। देन वी हैव टॉक्सिसिटी। अच्छा, एक और यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस आपने याद रखनी है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोराइनिबैक्टीरियम डिफ्थेरी। उस इन्फेक्शन के लिए 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। सो ये एक MCQ आ सकता है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट्स के लिए मैक्रोलाइड्स हैं, तो आपने मैक्रो ग्रेप्स याद रखनी है, ठीक है। मैक्रो इज फॉर मैक्रोलाइड्स के लिए ग्रेप्स का निमोनिक आपने याद रखना है फॉर एडवर्स इफेक्ट्स, जिसमें G स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, R से रैश होती है, A से एक्यूट कॉलिस्टैटिक जॉन्डिस होता है, P से प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल यानी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज करती हैं ये वाली ड्रग्स, E से ईओसिनोफिलिया होता है, और O से ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। मैक्रो का O याद रख लें, ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। Adverse effects usually, especially with erythromycin, include GIT irritation, biostimulation of motilin receptors, skin rashes and eosinophilia है, hypersensitivity based acute cholestatic hepatitis है, erythromycin के साथ हो सकता है। hepatitis is rare in children but risk बढ़ जाता है erythromycin के साथ। pregnant patient में नहीं देना आपने, उसका भी hepatitis का रिस्क बढ़ जाता है। erythromycin, अब ये इंपॉर्टेंट है, erythromycin आपके CYP450 को इनहिबिट करता है, तो वो ड्रग्स जो साइटोक्रोम P450 से मेटाबलाइज होंगी, जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो उन ड्रग्स का लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर कोई पेशेंट करेंटली इसके साथ और ड्रग्स ले रहा है, तो आपने हिस्ट्री में ये पूछना है कि कौन सी ड्रग्स ले रहा है, और अगर वो CYP450 से मेटाबलाइज होने वाली ले रहा है तो उनकी डोसेज आपने फिर कम कर देनी है, क्योंकि वो मेटाबलाइज नहीं होंगी आफ्टर गिविंग एरिथ्रोमाइसिन ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450, तो उन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। And can increase the plasma levels of many drugs including anticoagulants, carbamazepine, cisapride, digoxin, theophylline, ये सारी इंटरेक्शंस हैं। तो आपको सिनेरियो आ सकता है कि एक पेशेंट है जो एंटीकोएगुलेंट्स के ऊपर है, या थियोफाइलिन ले रहा है, या डाइजॉक्सिन ले रहा है ड्यू टू सर्टेन अदर मेडिकल कंडीशन, उसको कोराइनिबैक्टीरियम डिफ्थेरी का इन्फेक्शन हो गया, या उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिसके लिए उसे एरिथ्रोमाइसिन लेनी पड़ रही है, तो डज ही नीड सम डोज एडजस्टमेंट, या उसका आप क्या करेंगे उसका। आप और मैकेनिज्म क्या होगा बिहाइंड ऑल दिस, तो मैकेनिज्म ये है कि एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं ये, और आपने फिर क्या करना है एज अ फिजिशियन, डोज एडजस्टमेंट करनी है उन ड्रग्स की। सिमिलर ड्रग इंटरेक्शन है ऑल्सो अकर्ड विद क्लेरिथ्रोमाइसिन। लैक्टोन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ एजिथ्रोमाइसिन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर मैक्रोलाइड्स, और उसमें ड्रग इंटरेक्शन थोड़ी कम है एजिथ्रो में, ठीक है, और वो इनहिबिट भी नहीं करता CYP450 को। ये है हो गया हमारे पास मैक्रोलाइड। उसके बाद जी कीटोलाइड्स के अंदर हमारे पास जो ड्रग आती है टेलिथ्रोमाइसिन। इट इज़ अ कीटोलाइड स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू मैक्रोलाइड्स। द ड्रग हैज़ द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे एरिथ्रोमाइसिन का है, स्पेक्ट्रम भी सेम है,
बट ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए, जो मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं, उनके लिए हम टेरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं बिकॉज इट बाइंड्स मोर टाइटली टू राइबोसोम्स एंड इज़ अ पुअर सबस्ट्रेट फॉर ईफ्लक्स पम्प्स। यानी ना ही बाइंडिंग से इसको कोई इफेक्ट पड़ रहा है और ना ही ईफ्लक्स पम्प्स इसको बाहर निकाल पा रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो उन केसेस में हम यूज़ करते हैं। द ड्रग कैन बी यूज्ड इन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। टेरिथ्रोमाइसिन इज गिवन ओरली वंस डेली, ओडी में दिया जाता है, बाइल और यूरिन दोनों में एलिमिनेट होता है। एडवर्स इफेक्ट्स में हिपैटिक डिसफंक्शन, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कराए, वही एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो मैक्रोलाइड्स के हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टेरिथ्रोमाइसिन विच इज़ अ कीटोलाइड। उसके बाद है जी क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन अब क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। सिमिलर मैकेनिज्म एज सेम एज मैक्रोलाइड्स, ठीक है। केमिकली उन जैसी नहीं है बट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कि ये बाइंडिंग साइट की मिथाइलेशन कर देती है अगेन 50S राइबोसोमल सब यूनिट की, जिससे जो है वो एक तो ये बाइंड नहीं कर पाती ड्रग बैक्टीरिया के 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे, जिससे वो खुद को बचा लेता है। सेकेंडली इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन है, यानी बैक्टीरिया ऐसा कोई इंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो इस ड्रग को इनएक्टिवेट कर देगा। ग्राम नेगेटिव एरोब्स आर इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट बिकॉज ऑफ पुअर पेनिट्रेशन ऑफ क्लिंडामाइसिन। सो ग्राम नेगेटिव एरोब्स में हम इसको नहीं देते, ये पेनिट्रेट ही नहीं करती बैक्टीरियल सेल्स को। क्रॉस रेजिस्टेंस is common. Good tissue penetration occurs after oral absorption. Clindamycin undergoes hepatic metabolism और both intact drug and metabolites are eliminated by biliary and renal excretion. यानी ड्रग और उसका मेटाबोलाइट दोनों चीज़ें इन दोनों रास्तों से एक्सक्रीट होती हैं आपकी बॉडी से। उसके बाद क्लिनिकल यूज़ एंड टॉक्सिसिटी क्या है जी। मेन यूज़ इसका है सीवियर इन्फेक्शंस में हम इसको यूज़ करते हैं और बैक्टीरियोइडीज़ में यूज़ करते हैं। हमने पहले भी बैक्टीरियोइडीज़ में एक ड्रग पढ़ी थी, इफ़ यू कैन रिकॉल, सेफलोस्पोरिन्स में पढ़ी थी। अभी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो कौन सी ड्रग्स थी। 2 ड्रग्स हमने पढ़ी थी और वो कौन सी ड्रग्स थी जो हमने बैक्टीरियोइडीज़ के लिए पढ़ी थी, ठीक है। इट इज़ अ बैकअप ड्रग अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड इज रिकमेंडेड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस इन वाल्वुलर डिजीज पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन। सो ये भी हम रेजिस्टेंट केसेस में और एलर्जी के केसेस में यूज़ कर रहे हैं। ड्रग इज ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट नीमोसिस्टिस जेरुवेसी एंड इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद पायरामिथामीन फॉर एड्स रिलेटेड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब इसका स्पेक्ट्रम बाकी सारी ड्रग से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ी है तो बैक्टीरियोइडीज़, ठीक है। इसको आप इस निमोनिक से याद रख लें, PAST पास्ट, P से पेरिटोनाइटिस एंड prophylaxis of endocarditis, A से aspiration pneumonia, acne and anaerobes like bacteroides, S से Staph aureus का इन्फेक्शन और T से एड्स रिलेटेड टॉक्सोप्लाज्मोसिस और P से साथ में आपने नीमोसिस्टिस जेरुवेसी भी ऐड कर लेना है, ठीक है। सो इस तरह से आप याद रख लें। देन वी हैव the toxicity include GIT irritation, skin rashes, neutropenia, hepatic dysfunction and possible super infections such as Clostridium difficile, pseudomembranous colitis. All right. उसके बाद है जी नेक्स्ट स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स में हमारे पास 2 ड्रग्स थी। कौन कौन सी ड्रग्स थी? क्विनोप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड इट इज़ बैक्टीरिसिडल, ठीक है। मैकेनिज्म हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं। ये ओनली ड्रग है इस चैप्टर में जो बैक्टीरिसिडल है और इसका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी लॉन्गर देन द हाफ लाइफ्स ऑफ 2 कंपाउंड्स, यानी कि दोनों कंपाउंड्स जब ब्लड से ख़त्म हमने ड्रग विड्रॉ कर ली है स्टिल उनके इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, मीन्स दे हैव लॉन्गर पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स। Antibacterial activity includes MRSA, penicillin resistance, pneumococci, vancomycin resistant and resistant E, Enterococcus faecium और fecalis, ठीक है। यानी ये रेजिस्टेंट केसेस में ये वाली ड्रग भी यूज़ हो रही है, ठीक है। और ये आपके बेसिकली ना अमाइनो एसिड्स की जो इलोंगेशन वाला स्टेप है ना उसको इनहिबिट कर रही होती है। एडमिनिस्ट्रेड IV द कम्बिनेशन प्रोडक्ट में कॉज पेन एंड आर्थ्रेल्जिया मायल्जिया सिंड्रोम। दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो। MCQs में ये चीज़ आ सकती है कि आर्थ्रेल्जिया मायल्जिया सिंड्रोम किस ड्रग की एडवर्स इफेक्ट्स में आता है। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स आर पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ CYP3A4, ये भी P450 की एक सब टाइप है, एंड इंक्रीज द plasma levels of many drugs, same in the case that we have discussed with macrolides, ठीक है। सो ये भी वैसा ही सिनेरियो आएगा कि पेशेंट डाइजिपाम ले रहा है, वारफरिन ले रहा है या CYP3A4 पर्टिकुलरली जो सब टाइप है ना P450 की, उसमें से ये वाली ड्रग्स मेटाबलाइज हो सकती हैं। तो इसकी हिस्ट्री होगी पेशेंट की और वो फिर डोज एडजस्टमेंट है, वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल में
क्लोरामफेनिकॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट हैज़ अ सिंपल एंड डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर. कोई नो अदर एंटीमाइक्रोबियल हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस केमिकल क्लास, सो इज द ओनली ड्रग दैट वी यूज्ड. इट इज़ इफेक्टिव ओरली एज वेल एज parenterally, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडिली क्रॉसिंग द प्लेसेंटल एंड ब्लड ब्रेन बैरियर, सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड नॉर्मली भी हम इसको ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से इसके एडवर्स इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं. क्लोरामफेनिकॉल अंडरगोज इन टैरोपैटिक साइक्लिंग. अगैन ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. एंड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द डोज इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन अनचेंज्ड. Most of the drug is inactivated by a hepatic enzyme glucuronosyl transferase. All right. एक्टिविटी इसकी किन किन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट है वो देख लें. क्लोरामफेनिकॉल हैज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम, वाइडर स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियोस्टैटिक है ये भी, ठीक है. बट 3 बैक्टीरिया हैं जिनके अगेंस्ट ये बैक्टीरिसिडल है, ठीक है. कौन कौन से? हीमोफिलस, निजेरिया एंड बैक्टीरियोइडीज. ये भी बैक्टीरियोइडीज के अगेंस्ट एक्टिव है, सो ये भी आपने याद रखनी है. सो ये 3 के अगेंस्ट जो है ये बैक्टीरिसिडल ड्रग है, बाकी सबके अगेंस्ट बैक्टीरियोस्टैटिक है. एंड इट इज़ नॉट एक्टिव अगेंस्ट क्लेमिडिया स्पीशीज. रेजिस्टेंस टू क्लोरामफेनिकॉल विच इज प्लाज्मिड मीडिएटेड अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स दैट इनएक्टिवेट्स द ड्रग इन द बैक्टीरिया. क्लिनिकल यूजेस क्या है, किन कंडीशंस में आपने यूज़ करनी है. इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, बहुत कम यूज़ करते हैं इसको हम. इट इज़ अ बैकअप ड्रग फॉर सीवियर इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय साल्मोनेला फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नीमोकोकल एंड मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस इन बीटा लैक्टम सेंसिटिव पर्सन, ठीक है. सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है तो हम कोशिश करते हैं इसे ब्रेन वाले डिसऑर्डर्स में यूज़ करें. तो उसमें मेनिंजाइटिस इज़ वेरी कॉमन कॉज बाय नीमोकोकाई और मेनिंजोकोकाई, ठीक है. उसके अलावा जी इट इज़ समटाइम्स यूज फॉर रिकेट्सियल डिजीजेस, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड फॉर इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय एनारोब्स लाइक Bacteroides fragilis. The drug is commonly used as a topical antimicrobial agent. Then we have toxicity जिसमें GI disturbances हैं. Again बोन मैरो के ऊपर इसका इफेक्ट है. अभी तक की वाहिद ये पहली ड्रग है जिसका हम बोन मैरो पे इफेक्ट पढ़ रहे हैं. बाकी हमने पढ़ा है कि माइक्रोलाइट जो है वो ईओसिनोफिलिया कॉज करते हैं और न्यूट्रोपीनिया नेफ्सिलिन कॉज करी थी और पेनिसिलिन हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करे थे. बट बोन मैरो के ऊपर जो डायरेक्ट ए प्लास्टिक एनीमिया वाला इफेक्ट है ना वो क्लोरामफेनिकॉल का है. इनहिबिशन ऑफ रेड सेल मैचुरेशन लीड्स टू अ डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स. जो रेड सेल ब्लास्ट सेल्स हैं बोन मैरो के अंदर ये उनको इनहिबिट करता है मैच्योर होने से, जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया होता है. एंड दिस इफेक्ट इज डोज डिपेंडेंट एंड इज रिवर्सिबल. जब ड्रग विदड्रॉ होगी तो पेशेंट ठीक हो जाएगा. ए प्लास्टिक एनीमिया इज रेयर इडियोसिंक्रेटिक, यानी इडियोसिंक्रेटिक का मतलब है जेनेटिकली प्री डिस्पोज रिएक्शन एंड इट इज़ यूजली इरिवर्सिबल एंड मे बी फेटल. कुछ पेशेंट्स के अंदर इस तरह का रिएक्शन भी हो जाता है. देन जैसे हमने विनकोमाइसिन में रेडमैन सिंड्रोम पढ़ा था, इसी तरह क्लोरामफेनिकॉल का ग्रे बेबी सिंड्रोम, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है टू बी आस्क्ड इन एग्जाम्स. एंड व्हाट इज़ दैट? अच्छा जी, ये होता है कि ये ड्रग जब पेशेंट ले रहा होता है, बच्चों में पर्टिकुलरली दिस सिंड्रोम अकर्स एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड रेड ब्लड सेल्स, साइनोसिस एंड कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, जिसकी वजह से जो पेशेंट हैं उनका जो स्किन कलर है वो इतना पेल और ग्रेइश होता है, जिसकी वजह से हम उसको ग्रे बेबी सिंड्रोम कह देते हैं. आरबीसीज इतने कम हो जाते हैं, साइनोसिस हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाता है. नियोनेट्स स्पेशली प्रीमेच्योर नियोनेट्स, उनके पास इसको मेटाबलाइज करने वाला जो ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, क्योंकि उनका लिवर अभी डेवलप हो रहा होता है, हेपेटिक एंजाइम्स बन रहे होते हैं, वो नहीं होता, ड्रग मेटाबलाइज नहीं होती और उसके लेवल्स जो हैं ब्लड में लॉन्गर अरसे तक रहते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा नियोनेट्स में प्रोमिनेंट होते हैं. उसके बाद ये ड्रग इंटरेक्शंस हैं. क्लोरामफेनिकॉल इनहिबिट्स हेपेटिक ड्रग मेटाबलाइजिंग, ये भी CYP450 इनहिबिटर है, दस इंक्रीजिंग द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग फेनेटोइन, टॉल्बुटामाइड एंड वॉर्फरिन. ऑल राइट, उसके बाद जी लास्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीजोलिडोनोन्स, द फर्स्ट ऑफ अ नोवेल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट इज लिनेजुलेट. ये भी हम रेजिस्टेंट केसेस के अंदर यूज़ करते हैं. ये पूरा चैप्टर बेसिकली ना मोस्टली मैक्रोलाइड जो टेट्रासाइक्लिन्स आर वाइडली यूज्ड, बाकी सारी ड्रग्स हम रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ करें जो आपकी नॉर्मल पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन और उन सारी ड्रग से रेजिस्टेंट है ना उनके लिए, जिसमें हम जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव कोकाई including strains that are resistant to penicillins, vancomycin. This drug is also active against Listeria monocytogenes and Corynebacteria. Listeria के लिए ये ड्रग इंपॉर्टेंट है, एल से याद रखना लिस्टीरिया, एल से लिनेजुलेट. उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने पढ़ा था. ये 23S राइबोसोमल सब यूनिट RNA पर बाइंड करता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ 50S राइबोसोमल सब यूनिट एंड देयर इज करंटली नो क्रॉस रेजिस्टेंस विद अदर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स. रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द डिक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ लिनेजुलेट फॉर इट्स बाइंडिंग साइट, जिससे बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को बचाता है इसके इफेक्ट से. लिनेजुलेट इज अवेलेबल इन बोथ ओरल एंड parenteral formulations and should be reserved for the treatment of infections caused by मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. पहले बाकी सारी ड्रग्स ट्राई करें देन इस पे आएँ. द ड्रग इज मेटाबलाइज्ड बाय लिवर एंड हैज़ एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ दिस. Thrombocytopenia and neutropenia occur most commonly in immunosuppressed patients with the therapy of this drug.
this is also important. Linezolid has been implicated in the serotonin syndrome, the most important side effect or adverse effect of linezolid therapy. इसमें serotonin syndrome हो जाता है उन पेशेंट्स के अंदर जो SSRIs ले रहे होते हैं किसी और ब्रेन की डिजीज़ की वजह से, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से। अगर पेशेंट सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ले रहा है और अब वो लिनाजोलिड लेगा तो उसको सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली सेरोटोनिन के लेवल्स को बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस, मूड रिलेटेड डिसऑर्डर जो हैं वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग इनको एज अ कम्बिनेशन ये ड्रग्स कभी भी पेशेंट को नहीं देते, उसको फिर हम अल्टरनेटिव पे लेकर जाएंगे। टेडिजोलेड इज अ प्रो ड्रग ऑफ टेडिजोलेड फॉस्फेट एंड नेक्स्ट जनरेशन ऑक्सीजोलिडोनोन विद हाई पोटेंसी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग MRSA। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स जो आपसे मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको वन लाइनर्स कुछ बता रही हूँ, इनको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। आप एच पाइलोराई के लिए वी यूज़ टेट्रासाइक्लिन, हम फर्स्ट लाइन टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद PPIs और जो ट्रिपल थेरेपी में जो ड्रग अमॉक्सिसिलिन के साथ हम लोग टेट्रासाइक्लिन भी यूज़ करते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लाइम डिजीज़ एक्सेप्ट प्रेग्नेंट फीमेल और बच्चों में, उसमें फिर हम अमॉक्सिसिलिन देंगे, ये मैंने साथ भी बताया था आपको। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम रेजिस्टेंट मलेरिया है तो उसके केस में हम लोग वैसे डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, बट अगर रेजिस्टेंट मलेरिया है तो फिर हम कौन सी ड्रग देंगे, क्लिंडामाइसिन। और डॉक्सीसाइक्लिन चूँकि प्रेग्नेंट फीमेल और बच्चों में नहीं देनी तो उनके केस में भी फिर हम क्लिंडामाइसिन देंगे। इसके अलावा जी मीनोसाइक्लिन देते हैं फॉर मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट और एंड इट कॉजेज ऑटोटॉक्सिसिटी। उसके अलावा डेमिक्लोसाइक्लिन है ADH सिक्रीटिंग ट्यूमर के लिए, एंड एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन एंड जेंटामाइसिन दे कॉजेज फैंटनी सिंड्रोम एंड दे आर रीनल टॉक्सिक। ठीक है, उसके अलावा आपने स्ट्रेप्टोग्रामिन्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो याद रखना है। उसके अलावा जी कौन कौन सी ड्रग्स हेपाटिक जिनकी एक्सक्रीशन है, मैक्रोलाइड्स में एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स दोनों ही हेपाटिक एक्सक्रीशन है उनकी। उसके अलावा आपने टेट्रासाइक्लिन्स में डॉक्सीसाइक्लिन और टीगीसाइक्लिन है। मैक्रोलाइड्स में क्रॉस रेजिस्टेंस कौन सी ड्रग्स शो कर रही हैं, मैक्रोलाइड्स दे शो क्रॉस रेजिस्टेंस एक्चुअली। उसके अलावा क्लिंडामाइसिन और स्ट्रेप्टोग्रामिन भी क्रॉस रेजिस्टेंस शो करती हैं, दे आर MCQs। और इसके अलावा जब हम सारी ड्रग्स पढ़ लेंगे ना तो आप मुझे कमेंट्स में याद करवा दीजिएगा, मैं आपको सारा पूरी कीमोथेरेपी के अंदर जितनी भी ड्रग्स जो रीनल के अलावा लिवर से एक्सक्रीट हो रही हैं उन सबको इकट्ठा भी बता दूंगी ताकि वो आप नोट कर लें और उससे फिर आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।